उत्तराखंड विधानसभा में अभी हाल ही में सरकार ने जो एक बजट पेश किया है, 79,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसे सरकार अपनी एक प्रशंसा के तौर पर देख रही है और उन्नत प्रदेश के रूप में इसे दिखाने का प्रयास कर रही है। जानते हैं इस पूरे बजट को लेकर विपक्ष के रूप में विपक्ष का क्या कहना है और कांग्रेस इस पर अपनी क्या राय रखती है। हमारे साथ है पीसीसी सदस्य और उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष अलका पाल जी। चर्चित चेहरा है, इन्हें हमें कुछ कहने की और सुनने की जरूरत नहीं है, बट प्रदेश के साथ साथ हमारे देश के अंदर विख्यात चेहरा है आज की तारीख में। अलका पाल इन दिनों लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में बहुत सारी जगह गई हैं। उन्हीं से जानते हैं कि इस बजट को वो कैसे देखती हैं और इस बजट को क्या ये विकास, प्रदेश के विकास के रूप में कहीं खरा उतरता हुआ देखती है। मैम, सबसे पहले तो नमस्कार और स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया अपने चैनल पे। देखिए, बजट जो ये पेश किया गया है सरकार के द्वारा, ये पूरी तरह से भ्रमित करने वाला एक दिशाहीन बजट है, मैं कहूंगी। और कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दों और परेशानियों से ध्यान भटकाने का ये सरकार का एक प्रयास है। मैम, जैसे सरकार कह रही है कि ये महिलाओं के विकास के लिए है, युवाओं के विकास के लिए है, आप कैसे देखती हैं? वाकई क्या ये महिलाओं के विकास और युवाओं के विकास के लिए है? देखिए, जिस तरीके से इस बजट के अंदर यूसीसी को इस्तेमाल करा गया, उसके ड्राफ्ट की तैयारी को लेकर के बात रखी गई, तो इसका स्वयं मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। क्योंकि जब जहां हम बात करें, क्योंकि देखिए आप जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि कहलाती है और महिलाओं की पूजा, नारी की पूजा यहाँ देवी के रूप में की जाती है, आराध्या के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ हमने अपना एक स्टडी में पाया है कि तमाम सारे हिमालयी राज्य में उत्तराखंड आज पहले पायदान पे आता है जब महिला शोषण की, अत्याचार और यौन अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और मामले दर्ज हुए हैं। तो इस बजट में आवश्यकता थी कि सरकार को बताना चाहिए था कि उत्तराखंड की महिलाओं और बेटी के लिए, आप उनको सुरक्षित करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या बजट है। लेकिन मैं देखती हूँ कि यूसीसी का उसमें इंक्लूड करके चैप्टर कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाया गया। इस बजट में बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी कि आप उसमें लिव इन रिलेशन की बात करें, उसकी वैधता को सही ठहराएं और उसको वैधता प्रदान करें। देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान का, जो भारत का जो समाज है, वो बहुत मान्यता वाला और बहुत ज्यादा हम परंपराओं को पालन करने वाला हमारे देश की, हमारे उत्तराखंड की छवि है। तो यहाँ आवश्यकता थी कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में उनके लिए प्रावधान होना चाहिए और पिछले बजट से ज्यादा उनको बजट इस बजट में आवंटित होना चाहिए। देखिए, इस बजट में बात करी गई, ट्रिपल तलाक की बात करी गई, बेटी की संपत्ति में, माता पिता की संपत्ति में अधिकार की बात करी गई, बहु विवाह की बात करी गई, बाल विवाह की बात करी गई। आप बताइए, इस चीज को तो पहले ही कोर्ट ने अवैध और असंवैधानिक बता रखा है। इन सारे मुद्दों को इन बजट में शामिल करने की तो कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हम कहते हैं तमाम सारी जो घटनाएं उत्तराखंड के अंदर हुई है, देखिए हम एक बहुत लंबी लड़ाई उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड की भी लड़ रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं हुई है यहाँ पे। एक विनीता, हरिद्वार के रेंज में, फॉरेस्ट के रेंज में एक विनीता नाम की एक लड़की को जंगल में जिंदा जला दिया गया। पिंकी हत्याकांड हुआ, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, जिसमें हुआ क्या कि भाजपा के नेता और उसके पुत्र ही लीड थे, ये सब विदित है। हमने मांग करी कि सीबीआई जांच करिए और जो इसमें वीआईपी का एक नाम आ रहा था, उस नाम को उजागर करिए। आज आप अंकिता भंडारी के माता पिता की आप हालात देखिए। आज भी इतने लंबे समय के बाद वो सड़क पर बैठ कर आंदोलन करने को मजबूर है। आज भी उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। तो अगर महिलाओं की वास्तव में भाजपा सच्ची हितैषी है, तो सबसे पहले तो अंकिता भंडारी और उनके माता पिता को न्याय दे। ये मुद्दों से भटकाने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो पूरी तरह से समझ से बाहर है। अभी आपने मैं कहा कि स्वावलंबी बनाने, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात कहीं नहीं कही है। मुख्यमंत्री धामी ने अभी, आपने ये देखा होगा, रुद्रपुर में लखपति दीदी की एक घोषणा की है, स्वावलंबी बनाने के लिए एनजीओ से जोड़ रहे हैं
उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कमाई का एक आर्थिक रूप से जोड़ने के लिए वो एनजीओ के माध्यम से सरकार काम करवा रही है। क्या कहेंगे? क्या ये उनके स्वावलंबी बनने में कहीं भूमिका नहीं निभा रहे? देखिए, भाजपा ने हमेशा कांग्रेस के किए हुए कामों का श्रेय लिया है। देखिए, इस देश के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, भोजन माताओं के रूप में इस देश के अंदर अगर लाखों की संख्या में महिलाओं को रोजगार देने की बात करी है, तो उसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी है। इन तीनों विभागों में जो महिलाओं की लाखों की संख्या में भर्ती हुई, इससे हिंदुस्तान की बहनें आत्मनिर्भर हुई और आर्थिक रूप से सशक्त भी हुई। आज जिस तरीके से लखपति बहन की बात कर रहे हैं, मैं पूछती हूँ कि महिला समूह का गठन कांग्रेस ने किया था, क्या वो भाजपा ने किया था? और जिस तरीके से महिला समूह बना करके महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की और कई सारी सरकारी योजनाओं में एसएचजी ग्रुप की जो भागीदारी की परंपरा रही, वो तो कांग्रेस के टाइम से रही, कांग्रेस की देन थी। खामखा ही भाजपा उसमें क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। अगर भाजपा वास्तव में चाहती है कि महिलाएं सशक्त हो, तो मैं कहती हूँ कि आप गर्ल्स कॉलेज खोलिए, नर्सिंग कॉलेज खोलिए, तमाम सारे मेडिकल कॉलेज खोलिए। ऐसे बजट का क्या फायदा जिसमें हमारा युवा महिला भटकती रहे। देखिए, उत्तराखंड राज्य में घर घर में हर आपको 4 घर में से 1-2 परिवार ऐसे मिल जाएंगे कि जिनका बच्चा या तो सेना में जाने का सपना देख रहा है या जिसके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति सेना में रहा है। ये पूरा देश जानता है। उत्तराखंड की जो भूमि है, वो ऐसी भूमि है जिसमें इसमें कह सकते हैं कि सेना के लिए एक विशेष और एक सम्मान स्थान जो है उत्तराखंड के परिवारों में और यहाँ के युवाओं के सपने में है। अग्निवीर योजना के माध्यम से जिस तरीके से उत्तराखंड के युवाओं के साथ-साथ देश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में कर दिया गया। बताइए, इस बजट में क्या सरकार ने ये बताने का प्रयास किया है कि 4 साल के बाद जब अग्निवीर योजना में गया हुआ हमारा जो सैनिक है, सेना में काम करने वाला युवा है, जब वो 4 साल के बाद वापस लौट के आएगा, तो 4 साल के बाद उसके भविष्य के लिए उसको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए सरकार की क्या भावी योजना है? सरकार कहती है कि हम 4 में से 1 को अगर हम उसके लिए हम लोग आरक्षण देंगे, कोटा देंगे, तो बाकी 3 लोगों का क्या होगा? इसका मतलब बाकी 3 लोगों को आप महज़ 4 साल के बाद उनको बेरोज़गार बना देंगे। इस तरह से आप कल्पना करिए बेरोज़गारी का आंकड़ा देश में आने वाले समय में, जो आज वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या देश की है, उत्तराखंड राज्य की है। उत्तराखंड में बहुत बड़ी समस्या पलायन की भी है। वैसे ही उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड के लोग पलायन की मार झेल रहे हैं। ऐसे में अग्निवीर के बाद भी जब बच्चे 4 साल के बाद घर आएँगे, वो युवा जब घर वापस लौटेंगे, तो मैं तो पूरी तरह से सोचती हूँ कि उनका भविष्य तो आज से ज़्यादा अंधकार में भविष्य में मुझे दिखाई दे रहा है। सरकार के पास उनके लिए भावी कोई योजना नहीं है। आप बताइए कि सरकार ने उनके लिए कोई उद्योग स्थापित करे हैं उत्तराखंड के अंदर? सरकार बताए इस बजट के अंदर कि कितने पलायन को रोकने के लिए उन्होंने उद्योगों को लगाने के लिए कितनी सारी योजनाएँ तैयार की हैं, औद्योगिकरण के लिए कितना बजट आवंटित किया है, स्थानीय युवाओं को उद्योगों में बढ़ावा देने के लिए। देखिए, जो एनडी तिवारी जी थे, उनको विकास पुरुष कहा जाता है। जब उन्होंने उत्तराखंड के अंदर सिडकुल की स्थापना की थी, तो उन्होंने एक नियम भी स्थापित किया था कि 70% युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो आज तो मुझे लग रहा है तिवारी जी के सपना चूर-चूर करने के साथ-साथ युवाओं का सपना भी चूर हुआ है। हाँ, भाजपा के अंदर, भाजपा की डबल इंजन की सरकार के अंदर तमाम सारे उद्योग बंद होते हुए हमने देखे हैं। दर्जनों उद्योग बंद हुए हैं। अभी इस बजट में आप देखिए रानी बाग का जो एचएमटी की जो भूमि थी, सरकार ने उसको खाली कराई है। आप बताइए, सरकार ने क्या इस बजट में बताने का प्रयास किया है कि उस भूमि में क्या होगा? क्या उस भूमि में उत्तराखंड के लोगों के लिए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या कोई भावी योजना सरकार के पास है? मुझे तो कभी-कभी शक होता है कि भू माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए और अपने चंद उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर्दे के पीछे काम कर रही है। तमाम सारे एमओयू हमने कुछ महीने पहले देखे कि सरकार ने साइन किए। उसमें कितने उद्योगों को स्थापित करने के लिए और उनको आगे प्रैक्टिकली धरातल पे लाने के लिए सरकार ने अपने कामों को कितना आगे बढ़ाया, कितना उसमें बजट खर्च किया। देखिए, इसका तो इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। तभी हम कहते हैं कि ये जो बजट है धरातल पे बिल्कुल नहीं है, दिशाहीन है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। ना इस बजट में युवाओं को ध्यान में रखकर काम किया गया है, ना इस बजट में महिलाओं को ध्यान में रखकर काम किया है। ये सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा
के मुद्दों से भटकाने के लिए आगे आने वाला समय चुनावों का समय है, क्योंकि सवाल बेरोजगारी पे ना हो, सवाल महिला सुरक्षा पे ना हो, सवाल युवाओं के रोजगार पे ना हो। इसलिए इस तस्वीर के माध्यम से यूसीसी के रूप में धामी सरकार ने क्रेडिट लेने का एक प्रयास किया गया है, जिसका कोई लाभ देश के युवाओं को और उत्तराखंड के युवाओं को नहीं मिलने वाला। मैम, आप एक बात कह रहे हैं कि सरकार ने लाभ दिया है। क्या आप मानती हैं, क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, क्या इसे आप मानती हैं कि ये लोकसभा चुनाव की लुभावनी बजट के रूप में देख सकते हैं इसको? देखिए, सरकार का अपना प्रयास हो सकता है, लेकिन आज जो धरातल के हालात हैं, वो हालात ऐसे हैं कि आज भी जिस कदर महँगाई है, उसमें परिवारों को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। रोज़गार बढ़े नहीं हैं, महँगाई कई गुना बढ़ गई है और नए आय के जो साधन हैं, वो लोगों के पास बने नहीं हैं। लोगों के हाथ से रोज़गार छूट गया है। अभी कोरोना की मार लोगों ने झेली है, पलायन की मार उत्तराखंड पहले ही झेल चुका है। जिस तरीके से आर्थिक रूप से यहाँ का एक ढाँचा टूटा है और सरकार के पास कोई योजना नहीं है और सरकार ने इस बजट में तो ये भी बताने का प्रयास नहीं किया है कि उसके आय के साधन क्या रहेंगे। क्या उसके पास आय के साधन होंगे जिसके आधार पर जाकर के वो उत्तराखंड के आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करेगी। हमें तो ये भी दिखाई नहीं देता इसके अंदर, बजट के अंदर। मैम, आप कांग्रेस की तरफ से लगातार उनकी तरफ, विपक्ष की तरफ से आरोप रहते हैं। सरकार कहती है कि कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से बहकी-बहकी बातें करते हैं और जनता ये जानती है कि वे भाजपा या मोदी जी लगातार इस देश के लिए काम कर रहे हैं। क्या कहेंगी? देखिए, देश के लिए काम कर रहे हैं तो आपको इस देश के लोगों के भविष्य का और वर्तमान को भी सँभालने का प्रयास आपको होना चाहिए। लगातार आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अगर आप राजनीति करके वोट माँगेंगे या लोगों की भावनाओं को आधार बना के आप वोट माँगने का प्रयास करेंगे, तो ये सरासर देश की जनता के साथ और देश के साथ छलावा होगा। देखिए, जिस तरीके से जो आम आदमी की ज़रूरतें होती हैं, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन आप देखिए लगातार बिजली की दरें कहाँ आसमानों को छू रही हैं। हर बार सरकार ने लगातार बिजली की दरों को बढ़ाने का काम किया। पेट्रोल, डीजल के दाम आप देखिए, लगातार जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हर तरह के व्यापार पे उसमें फ़र्क पड़ रहा है। जीएसटी नोटबंदी से पहले ही व्यापारी की कमर टूटी हुई है। किसान आज आंदोलन करने के लिए आज सड़कों पर मजबूर हैं। इस देश का युवा जब अपने अधिकारों की बात करता है और कहता है कि हमें रोज़गार दो और जिस तरीके से उसके माता-पिता तन, मन, धन सब कुछ निछावर करके बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए उसे सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं, तो परीक्षाएँ लीक हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। आखिर इसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की कुछ अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। आपने देखा यूपी में, हमारे जो पड़ोसी राज्य है यूपी में 60 लाख युवाओं ने पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम दिया, उसमें 60 लाख युवा उसमें बैठे हुए थे और कहीं न कहीं उन 60 लाख युवाओं के साथ-साथ उन 60 लाख युवाओं के परिवारों का सपना भी टूटा। तो इस सरकार की, तो चाहे वो केंद्र की सरकार हो या धामी सरकार हो, कहीं से कहीं तक कोई ज़िम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी हमें उनकी नज़र नहीं आती। तो मेरा सवाल ये था कि सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ भाजपा को इस गलत बातों से घेर कर और जनता के अंदर भ्रम फैलाया। देखिए, भाजपा और सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, डबल इंजन की सरकार हो, कहीं भी अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती है। वहीं कांग्रेस समाज के, देश के अंतिम छोर के व्यक्ति के भी अधिकारों की लड़ाई लड़ती है। हम इस बात से गुरेज़ नहीं करते, हम दलितों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हम महँगाई के, बेरोज़गारी के, भ्रष्टाचार के मुद्दे को, जो जनता की आवाज़ है, उसको सड़कों से लेकर, सदन से लेकर आगे तक हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे जब तक कि जनता को उसका अधिकार नहीं मिल जाता। देखिए, जनता एक विश्वास से वोट डालती है कि कहीं न कहीं उसका भविष्य सुरक्षित होगा। वो अपने परिवार को पालने के लिए कम से कम उनको अपने सपनों को मारना नहीं पड़ेगा, ना? तो इस तरीके से तो लगता है कि सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। हम इस बात का आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस ने हमेशा इस बात को कहा है और कांग्रेस वो पार्टी रही है जो सभी धर्म वर्गों को लेकर के चलती है, संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखती है। वहीं भाजपा की आप कार्यशैली देखिए, भाजपा के पास आज भी 2014 के बाद 10 साल उनके कार्यकाल को हो गए, अब वो
तीसरी बार चुनावों में जहां 400 पार का वादा करते हैं, लेकिन आज भी जिस देश के प्रधानमंत्री के पास, उनकी केंद्र की सरकार के पास प्रचंड बहुमत हो, वो आज भी धर्म और मंदिर को आधार बना करके अगर वोट हासिल करने चाहते हैं, तो आप खुद ये लगाइए कि उस पार्टी की क्या सोच होगी। हम इस बात को जरूर कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। उनके पास अगर अपने वोटों को मांगने के लिए अगर वो अगर इस बात से बिल्कुल श्योर हैं कि हमने ऐसे काम किए कि हम जनता में जाके वोट मांग सकते हैं, तो आप मांगिए जीएसटी के नाम पे वोट, आप मांगिए नोटबंदी के नाम पे वोट, आप मांगे 370 के नाम पे वोट। आप क्यों नहीं इन जो बातों का जिक्र करके आज सिर्फ मंदिर का और धर्म का आधार बनाकर आप आज भी जनता के बीच जाना चाह रहे हैं, या आप चुनी हुई सरकारों को तोड़ना चाह रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से हो रही है सरासर इस देश को देख रहे हैं। चंडीगढ़ में जिस तरह से मेयर का चुनाव हुआ, जिस तरीके से सरकारी एजेंसी को और संस्थानों को आप असंवैधानिक तरीके से कुचलने के साथ साथ आप उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, एजेंसी को दुरुपयोग कर रहे हैं, चुनी सरकारों को तोड़ रहे हैं, विधायकों को खरीद रहे हैं, देश पूरा देख रहा है। मैम, लोकसभा चुनाव है, आपने भी बात की। भाजपा का ये कहना है कि 400 पार। प्रदेश के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि 5 सीट इस बार बीजेपी की होने जा रही है, वापस जैसे पहले थी वैसे इस बार भी होने जा रही है। कांग्रेस कहीं भी पृष्ठभूमि पे दिखाई नहीं दे रही है, कहीं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस का कोई वजूद बचा ही नहीं है। क्या इतना आत्मविश्वास भाजपा का कांग्रेस के लिए कितना घातक है, और यही विश्वास उनके लिए कितना घातक साबित हो सकता देखिए, विश्वास नहीं, ये उनका अहंकार और अति आत्मविश्वास है, जो दोनों ही बहुत घातक होते हैं। सारी घबराहट ये और बौखलाहट सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी जी के नाम को लेकर है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ दूसरे चरण में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है, और जिसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों का असीम विश्वास और प्रेम साथ में है, और वो जिस तरीके से उनके साथ चल रहे हैं, ये देखकर भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। 56 इंच का सीना मोदी जी बता रहे हैं और कहते हैं सदन में खड़े को जिस तरीके से बोलते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। आखिर आज वो क्यों इतनी मजबूर हो गए हैं कि अपने आप को इतनी मजबूत सरकार और इतनी मजबूत पार्टी का नेता होते हुए भी वो छोटे छोटे घटकों का सहारा लेते हैं। ये घबराहट क्यों है? ये कहीं ना कहीं अंदर से बौखलाहट है, क्योंकि जनता के अंदर एक बहुत अंदर गुस्सा है, परेशानी है। जनता, देश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से, और इस सारी बातों का जवाब जनता 2024 के चुनाव में वोट के माध्यम से देने जा रही है। मैम, आप भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार है, महंगाई है, महिलाओं के खिलाफ जा रहा है। फिर भी जो आम जनता है वो कांग्रेस पर विश्वास नहीं जता पा रही। क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व की कहीं कमी नजर आ रही है, या विपक्ष के रूप में आप अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे? देखिए, मैंने अभी आपसे बताया कि सरकारी संस्थानों को और एजेंसियों को जिस तरीके से दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं चुनी हुई सरकारों को और विपक्षी पार्टी को, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आखिर ईडी की कार्यवाही 90% खाली विपक्षी पार्टियों पे और उनके नेताओं पे ही क्यों होती है? ये तो एक खुली आंखों से दिखने वाली चीज है। जिस तरीके से सीबीआई, ईडी का सबका दुरुपयोग आज भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार कर रही है, उसको देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं वो विपक्षहीन इस देश को बनाना चाहती है। और याद रखिए, विपक्षहीन अगर देश होता है तो ये और भी ज्यादा तानाशाही की ओर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और वो सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। किसी भी तरीके से आप इस देश को कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त कर ही नहीं सकते। हमें देश की जनता पर पूरा भरोसा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की में आजादी की लड़ाई को लड़ा है। कांग्रेस पार्टी के अलावा क्या अन्य कोई पार्टी का नेता ये दावा कर सकता कि हमने भी इस देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा है? आखिर कहाँ थी भाजपा इस समय, और कहाँ थे भाजपा की विचारधारा के लोग उस समय, जो केवल अंग्रेजों की गुलामी के साथ साथ वो कह रहे थे कि अंग्रेज युवाओं को उस समय जिन्होंने ये संदेश दिया था कि आप अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाइए, बजाय इसके कि आप देश में आजादी की लड़ाई को लड़े। तो इनके तो आदर्श ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी है, और कांग्रेस ने तब भी इस देश के लिए और देश की जनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करा था। और आज उसी गांधी नेहरू की विचारधारा और विरासत को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी आज सड़कों पर चल रहे हैं, और दोनों यात्रा में हम लोग जोड़ के देखें तो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा राहुल गांधी जी
उस यात्रा को तय करने जा रहे हैं। तो एक एक जननायक के रूप में उनकी छवि उभरी है और इस दोनों यात्राओं से एक उनकी जिस तरह की छवि लोगों के मन में और लोगों के मन में जिस तरह से कांग्रेस के प्रति विश्वास पुनः स्थापित हुआ है और जिस तरह से उनका प्रेम मिल रहा है, देखिए इस बार 24 में इस देश से वही जनता, जिस तरह कर्नाटक में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया, जिस तरह तेलंगाना में साथ दिया, जिस तरह हिमाचल में इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार को बनाया। 2024 में देश की महान जनता कांग्रेस के कार्यों में और विचारधारा में विश्वास रखते हुए भाजपा को खदेड़ने का काम करेगी और कांग्रेस को पुनः स्थापित केंद्र में करेगी। मैम, एक बड़ा मुद्दा है, अक्सर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री जो जनसभा मंच होती है उस मंच से कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं या विपक्ष को कोसने का काम करते हैं। हमेशा नेहरू गांधी परिवार को की खामियों को बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस को दुश्मन बताया, देश का दुश्मन बताया। क्या एक गरिमाई पद पर रहते हुए मोदी जी द्वारा इस तरीके से लगातार मंचों से कांग्रेस को कोसने का जो काम करते हैं, क्या ये प्रधानमंत्री पद का अपमान है? अगर है तो क्या मोदी जी उस पद का मान रख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल साक्षी है इस देश की जनता कि किस तरह गरिमा के सर्वोच्च पद पर बैठ के इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से विपक्ष को कदम कदम पे अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। जिन नेहरू जी की बात करते हैं, अगर खुद अपने इतिहास में, अपने गिरबान में ये लोग झांकेंगे तो नेहरू जी ने जो इनकी पार्टी के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो प्रचंड कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनी थी और फिर भी चूंकि कांग्रेस स्वस्थ लोकतंत्र में और संवैधानिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, नेहरू जी ने ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कानूनी मामले का मंत्री बना करके अपनी सरकार में जम्मू कश्मीर के में भेजा था। तो कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी रही है जिन्होंने विपक्ष को महत्व दिया, सम्मान दिया और जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है उसको बनाए रखा। लेकिन आज बहुत अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा और उनकी भाषा शैली देखकर, आदरणीय मोदी जी की भाषा शैली देखकर जिस तरीके से आप वो शब्दों का चयन करते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है और जिस तरीके से उनकी भाग भंगिमा होती है, उसको देख करके तो वाकई एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा इस देश की जनता के रूप में भी अगर मैं देखती हूँ तो कई बार बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती है। तो आपने देखा कि बजट को लेकर और बाकी अन्य सवालों को लेकर एक प्रखर वक्ता के रूप में अपने और कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने अपनी बात को रखी है और उस बात के माध्यम से उन्होंने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। समय समय पर इनसे बात करते रहेंगे। नमस्कार मैम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।